हेलो वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू अपनी एकेडमी। तो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और ऑलमोस्ट हो चुकी होगी आपकी एग्जामिनेशन। अब 10 से 12 दिन में है, आप सबको पता चल गई है जैसा कि एडमिट कार्ड आ गई है जेई मेंस का। तो आप सब तैयार हो, अच्छे तरह से तैयार हो। कुछ माइंड में चल रही है, बहुत सारी थॉट्स माइंड में आ रही है। कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। बहुत सारी स्लीपिंग डिस्टरबेंस हो रही है, बहुत ज़्यादा खाने में खाना अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है स्टूडेंट्स के माइंड में इस टाइम में, इस 10 दिन जो हमारे पास रहती है ना एडमिट कार्ड के आने के बाद। उसमें बहुत सारी चीज़ें माइंड में हमारे चलती रहती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज से 10 दिन आपकी बची हुई है, जिस जब आपकी पेपर शुरू हो जाएगी 23 24 25 26 ऐसे आपकी पेपर है। आपकी कोई भी शिफ्ट में हो, जो शिफ्ट हो ज़रूर बताना अपने शिफ्ट के बारे में कि किस शिफ्ट में आपकी पेपर, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपकी पेपर किस शिफ्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अब जेई मेंस में 10 दिन बची हुई है, मैक्सिमम 10 डेज बची हुई है। और इस 10 डेज में हम 3 तरह के स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, उनकी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। जनरल एग्जाम्पल है, फर्स्ट स्टूडेंट वो जिसकी जो वो अभी तक की प्रिपरेशन के अनुसार वो उसको खुद को पता है कि उसकी मार्क्स 120 के आसपास आने वाली है, 100 to 120 के आसपास वाला वो बच्चा है। सेकेंड स्टूडेंट वो जो 150 तक का प्रिपरेशन कर रखा है या उससे ज़्यादा आने वाला बच्चा है। या थर्ड वन वो जो 200 to 220 या उससे ज़्यादा वाले बच्चे में है। तो ये 3 तरह के बच्चों को हम इन 3 तरह के बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे इस जेई में जो बच्चे रहते हैं ना, वो लाई करते हैं फर्स्ट कैटेगरी, जो 100 to 120 वाले कैटेगरी में रहते हैं वो लाई करते हैं। वो बच्चे रहते हैं जो केवल ट्वेल्थ के दम पे अपना एक सिक्योर स्कोर लाना चाहते हैं, 120 100 120 वगैरह। तो वो केवल ट्वेल्थ पढ़ के जा रहे होते हैं। तो उनके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे कि उनको इन 10 दिनों में क्या करना है। आपको 11th की एक भी चीज़ नहीं उठानी है अभी तक, अगर आपने नहीं किया है एक्सेप्ट केमिस्ट्री में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जरूर पढ़ो आप। उसको छोड़ के यू कांट अफोर्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री छोड़ के आप जा रहे हो। कुछ जो नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक की वो आप पढ़ सकते हो इस 10 दिनों में। आपके पास इतना टाइम तो है कि वो कर सकते हो आप बार बार इधर उधर की टेस्ट मत ना दे के उस पर आप फोकस करो, एनसीईआरटी पढ़ो। इधर उधर की टेस्ट मतलब मैंने ये बोला कि आप कंटिन्यूअसली जो टेस्ट दे रहे हो ना उसमें आपके कुछ, मान लो आपके ये 50 60 70 80 नंबर आ रहे हैं, तो इससे कुछ भी करने वाला नहीं है, उसको छोड़ो। टेस्ट अब इस टाइम पे आके आपको टेस्ट देने से मोराल डाउन ही हो गया आपके, तो उसमें ना फंसे। मैं आपसे ये क्या रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन सब चीज़ों में अभी ना फंसे, कहीं की टेस्ट सीरीज देने लगे अभी कि मैं ये 10 दिन लगातार टेस्ट ही दूंगा। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इस 10 दिन में मन करता है तो 2 दे दो 3 दे दो टेस्ट, उससे ज़्यादा भी मत देना। अगर मन नहीं करता है तो केवल थ्योरी पढ़ो, एनसीईआरटी की थ्योरी, क्योंकि आप फिजिक्स या मैथ्स इसमें फॉर्मूला देख सकते हो। पूरा का पूरा चैप्टर मत बैठ जाओ लगाने के लिए कि हाँ सारे क्वेश्चन तो मैं ही कर ही लूँगा। चाहे आप कोई जब जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया होगा आपने, तो वहाँ से जो मटेरियल मिला होगा उसके क्वेश्चन पूरा नहीं बैठ जाना है कि हाँ आज तो मुझे ये क्वेश्चन करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए 2 घंटे लग जाए 3 घंटे लग जाए, वो नहीं करना है। अभी वो बिल्कुल मत फोकस करो। अभी जितनी थ्योरी वाली पार्ट जो थी इस 10 दिनों में आप अच्छे से कर सकते हो। मेन फोकस एनसीईआरटी एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी। सेकेंड जो हमारी स्ट्रेटजी होती है, जो एनसीईआरटी को रट्टा मारो। अब ये नहीं कि मैं समझने बैठूंगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है पूरा रट्टाफिकेशन है, उसको अगर याद नहीं रहा तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे, ये श्योर एंड श्योर है। कम ये इनऑर्गेनिक की जो हमारी कोऑर्डिनेट वाली पार्ट है, उससे ये कोऑर्डिनेट वाली पार्ट है उसमें जो हमारे BF3 हो गई या इन सब की जो सेफ हो गई ना, सेफ हमें याद रहना चाहिए। BECl3 ये सब की जो सेफ है ना वो पता रहना चाहिए। और जो हमारी 11th की बात करें तो हमारी केमिकल बॉन्डिंग बॉन्डिंग में जो आखिरी वाला कुछ जो पार्ट है जो एडवांस किया उसको छोड़ के
बॉन्डिंग आपको पूरी ये आयनिक रेडियस की इंक्रीजमेंट, आयनिक ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट की, इन सब से सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं जेई में। और वहाँ पे बच्चे क्योंकि वो रिवाइज नहीं करते लास्ट टाइम में, तो उनमें थोड़ा सा तो ये हो जाता है कि वो गलत करके आ जाते हैं। तो वो करना है अच्छे से, एनसीईआरटी पर फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। मैं ये 120 वाले बच्चों को बोलूँगा कि अपनी स्ट्रेंथ जो कि आपकी 12th की है उसी पे फोकस करो, इधर उधर ना भागो, नई नई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश मत करो, ये बिल्कुल नहीं करना। अब हम आते हैं दूसरे तरह के बच्चे को पे, जो 150 और 150 से प्लस वाले बच्चे होते हैं। ये उस तरह के बच्चे रहते हैं जो 12th तो कर ही रहते हैं, साथ में उन्होंने कुछ 11th की भी चैप्टर अपनी कंप्लीट कर रखी है। तो उस तरह के बच्चों के लिए ये है, सारी कंडीशन आपकी सेम रहेगी, बट आप जो 11th की कर रखे हो, आपको अगर लगता है कि हाँ मैं इसमें थोड़ा सा टाइम दूँ 1 से 2 घंटा तो और बेहतर बन जाएगा, 12th छोड़ के नहीं, 12th के साथ साथ तो आप उसको करो, जरूर करो। और वो सब चीज़ देख के जाओ। फिजिक्स की जो मेजरमेंट वाली चैप्टर है या डायमेंशन वाली चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो आपकी 11th में पढ़ाई जाती है वो चैप्टर है, या वर्क एनर्जी चैप्टर है, या आपकी वर्क एनर्जी एंड पावर, या सेंटर ऑफ मास वगैरह मत पढ़ने बैठना अभी, रिजिड बॉडी भी मत पढ़ना अभी, क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स मत घुसना, देखने में इंटरेस्टिंग लगता है फ्लूइड मैकेनिक्स, मैं बताऊं बकायदा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ अभी मैं पढ़ूंगा बहुत मार्क्स आ जाएंगे, पूरे मार्क्स कट जाएंगे आपके जो आते हैं उसमें भी मार्क्स कटने लगेंगे, तो वो बिल्कुल मत करना। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने भी अपने टाइम पे ये ब्लंडर मिस्टेक किया था कि मैं सारी चीज़ तैयार कर रखा था, तो मुझे लगा कि मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ रखा है 11th का, तो क्यों ना मैं पढ़ने जाऊँ। और उसमें मैं इतना इंटरेस्टिंग वो चैप्टर है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या उसकी थ्योरी पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस टाइम पे आपको उसके कारण मेरे 5 से 10 नंबर मुझे लगते हैं कि कम हुए। तो वो बिल्कुल मत करना, ये सब नहीं पढ़ना, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर वर्क करो। और अगले जो मैं बताऊं कि अभी जो फोकस हो ना, वो फिजिक्स और मैथ्स की जो कुछ कुछ जो बहुत सिंपल सिंपल चैप्टर्स हैं, जैसे मैथ्स की आप अगर स्टैटिक्स नहीं कर रखे हो वो कर सकते हो, ये बिल्कुल कर सकते हो। मैथमेटिकल रीजनिंग कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन मैंने फिजिक्स से बताया, ये कर सकते हो। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कर सकते हो आप फिजिक्स के। और करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो 12th की है वो तो आपने कर रखी है, तभी आप 150 से ऊपर वाले बच्चों में से आते हो, तो इसका तो टेंशन लेना मत आप। और कभी भी मैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ कि कभी भी ये मत ट्राई करो कि टफ क्वेश्चन करें। टफ क्वेश्चन जेई में नहीं आती, मॉडरेट क्वेश्चन की जो नंबर होती है बहुत ज़्यादा होती है जेई के एग्ज़ाम में, और इजी क्वेश्चन भी उतनी इजी नहीं आती जेई में, खासकर मैथ और फिजिक्स में मैं बोल दूँ तो मैथ्स और फिजिक्स में इतनी इजी क्वेश्चन भी नहीं आती। लेकिन मॉडरेट जो क्वेश्चंस रहती है, जिसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ रहती है, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा जान रहता है, वो उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं जेई में, तो उस पर फोकस करो। कभी भी टफ क्वेश्चन के पीछे मत भागो, वहाँ पे हमें अपना टैलेंट नहीं शो करना, हमें अपना मार्क्स इंक्रीज करना है कि हम कितना ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, तो इस पर ध्यान मत दो कि। और कोई भी न्यू टॉपिक जो कभी मत उठाना, अभी के टाइम पे न्यू टॉपिक उठाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात हो जाएगी आपके लिए, आप बाद में पछताओगे कि उस टाइम पे मैं न्यू टॉपिक छोड़ के जो मुझे आती थी उसको करता तो और ज़्यादा बेटर कर सकता था। अब थर्ड वन जो है हमारे वो 220 वाले बच्चे हैं। 220 वाले बच्चे या 200 एवब वाले बच्चों को अमूमन सब चीज़ पता रहती है, उन्हें पता रहती है कि क्योंकि वो 220 वाले बच्चे हैं तो उन्हें उनकी 12th 11th दोनों अच्छी से हो जाती है। और बता दूं यार कि 220 वाले बच्चे वो रहते हैं जिनकी मैथ्स भी अच्छे से कंप्लीट है, फिजिक्स भी अच्छे से, आप कैलकुलस से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो उनसे वो बना देंगे, ट्रिगो से वो कोई भी क्वेश्चन पूछ लो वो बना देंगे, अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछ लो बना देंगे, इधर ये मैकेनिक्स से, फिजिक्स की मैकेनिक्स से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो वो बना लेंगे, इधर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सारे क्वेश्चन बना लेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। तो वो 220 में इसलिए लाइक करते हैं। बस अभी अननेसेसरी टेस्ट मत दिया करो। अननेसेसरी टेस्ट मतलब कंटिन्यू वो जो 10 दिन वाला पैटर्न होता है ना कि हम मैं कंटिन्यू 10 के 10 दिन टेस्ट ही दूंगा। आप टेस्ट देने का मतलब होता है आप टेस्ट दो, 3 टेस्ट दो या 3 से 4 टेस्ट दो और उसका एनालाइज करो। 3 टेस्ट देने पे 3-3 घंटा आपकी स्लॉट पता चल चुकी है, उस स्लॉट में ही देना है अपने को एग्जाम।
ऐसा एग्ज़ाम में बैठो कि मैं उस 3 घंटे के अंदर ना, कोई भी स्लॉट हो आपकी 10 से 1 वाली हो या 3 से 6 वाली स्लॉट हो, उसमें अगर आपकी 3 से 6 वाली स्लॉट हो तो इसमें ध्यान रखो कि आप 3 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो। उसी सिचुएशन में अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के ना खाना खाना उस बीच में, और पानी, बस पानी पे जिंदा रहने का सीखो उस 3 घंटे में, तो बहुत हेल्प करेगी। और आपकी जो इधर उधर की चीज़ें हैं उनसे बचो। और कुछ इंपॉर्टेंट्स चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री की, जो 12th की बच्चे हैं उनके लिए पॉलीमर जरूर पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बहुत बेहद सिंपल, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस आ जाती हैं। फिर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ो आप। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मैंने पहले भी बताया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मैंने ये सब बता रखी। ये सब चैप्टर जो है वो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स में से आती है जेई में, जेई के अंदर, और इससे क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये फिक्स रहती है, तो इसे ज़रूर पढ़ो। उसके बाद आप जो 220 वाले बच्चों, आपके लिए 3 टेस्ट देना है, उसको एनालाइज अच्छे से करना है। और सबसे बड़ी बात की नेगेटिव थॉट्स जो आ रही है ना अभी माइंड में, जो नेगेटिव थिंकिंग आ रही है कि क्या, अभी ये कभी मत सोचना कि मेरा नहीं होगा। ये सोचो कि फैब अटेम्प्ट में मेरा होगा ही होगा। ये आपको 24, 25, 26 जिस दिन भी आपकी एग्ज़ाम है उस डेट तक नहीं सोचना है। उसके बाद आगे की बात हम आगे बात करेंगे उसमें, लेकिन उससे पहले ये नहीं सोचो कि इस फैब अटेम्प्ट को मैं ऐसे ही दे लेता हूँ और मार्च अप्रैल में देखूंगा। सबसे ज़्यादा क्राउड रहेगी आपकी फैब और आपकी आखिरी मई वाले अटेम्प्ट में, और इसी क्राउड की सिलेक्शन होगी। बीच में जो क्राउड होगी ना उसमें आपकी परसेंटेज या परसेंटाइल इंक्रीज हो भी जाती है, मार्क्स इंक्रीज हो भी जाती है, लेकिन ओवरऑल जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो दे रहे हैं, जो मार्क्स आप 140 यहाँ पे ला रहे हो और आपको उतना परसेंटाइल, मान लो 140 आपने लाया और 97 या 96, 97 परसेंटाइल आपकी आ गई, वही आपकी मे अटेम्प्ट में आप कम से कम स्कोर करोगे 150, 155 या 160 के करीब, तब जाके आपको वो 96 या 97 परसेंटाइल मिलेगी। तो इसको ध्यान रखो कि इस टाइम को यूटिलाइज करना है, इधर उधर की चीज़ों में मत भटको। मन नहीं लगता, घबराहट होती है, ये नेचुरल चीज़ है। अगर ये हो रही है तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव चीज़ है कि आपने सच में एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किया है। अगर ये नहीं हो रही तब डरने का जरूरी है, अगर ये हो रही है तो एक पॉजिटिव साइन है कि हाँ आप तैयार हो एग्ज़ाम के लिए। ये थोड़ा सा आना जरूरी होता है। और ओवर थिंकिंग मत करना, सोचने मत बैठ जाना, फ्यूचर मत सोचने लगना कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये वो, ये बिल्कुल नहीं सोचना है अपने को। और अपने जो ईटिंग होती है ना, ईटिंग हैबिट, वो जितना सिंपल रख सकते हो। ऑयली सब्सटेंस से बचो, फास्ट फूड से बचो, अभी ये 10 से 15-20 दिन बचो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अपनी ये जो फूड हैबिट है ना, ओवर ईटिंग नहीं करना है अपने को, क्योंकि ओवर ईटिंग से हमें नींद आएगी, और हमें नींद प्रॉपर लेना है। कम से कम 6 घंटे का नींद लो आप, 6 घंटे, ये बेटर है। और कभी भी ये कोशिश मत करना कि जो आपकी स्लॉट है उसमें सोने की अगर आपकी हैबिट है तो उसको चेंज करो, 10 दिन में आराम से चेंज हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, और बाकी सब चीज़ों के लिए हम फिर आगे बात करेंगे। और अच्छे से पढ़ाई करो। और मैथ्स की जो कुछ आखिरी के चैप्टर्स हैं, जैसे स्टैटिस्टिक हो गई, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गई, हाइट एंड डिस्टेंस हो गई, इन सब चीज़ को पढ़ लो। और जो चैप्टर आपकी वीक है ना, उनको कम से कम फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जेई में ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन रहता है, हमें फॉर्मूला ही नहीं पता रहता है, तो हम उसको अप्रोच कैसे करेंगे, हमें वो टफ क्वेश्चन लगता है, बाद में आके हमें पता चलती है कि अरे यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थी। तो ऐसा नहीं करना है। तो चलिए, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गई, तो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये अपनी फैमिली है तो इसे इंक्रीज करते रहो। All the best for your future. Bye bye.